अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही सबको? कैन यू ऑल हियर मी? हम्म। आज हम इलेक्ट्रिसिटी और का जो सेक्शन है उसमें दो टॉपिक्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स, लेकिन मोस्टली हमारा डीसी सर्किट्स पे फोकस होगा क्योंकि हमने सबसे टफ क्वेश्चंस करने हैं। और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डीसी सर्किट्स के अंदर ही होते हैं ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो इतने ज़्यादा टफ नहीं है। तो आज हम डीसी सर्किट्स पे ही मोस्टली फोकस कर रहे होंगे एंड दीज विल बी द टफेस्ट क्वेश्चन जो इवन पास्ट में मेरी भी वीडियोस में आप लोगों ने शायद देखा हो कि मुझसे भी सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन आज मैंने कोशिश ये की है कि पहले से मैं इनके सॉल्यूशन जो है वो निकाल के रखूँ, देख के रखूँ, ताकि आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो होपफुली आई विल बी एबल टू सॉल्व देम विद यू गाइज एज वेल। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस पहले से मार्क किए हुए हैं जो कि टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, और मैं ना बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करूँगा। तो असेंशली अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चंस हम पहले देख रहे होंगे, और अक्टूबर नवंबर के अंदर 2022 से हम रिवर्स में चल रहे होंगे। और फिर उसके बाद पीछे जाते 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 हम फिर मई जून में आ जाएंगे, मई जून में 2023, और फिर उससे रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तो जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हम उनको कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करें। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको ज़रा रीड करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग आई थिंक मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, सबको स्क्रीन भी नज़र आ रही है, तो वी शुड गेट गोइंग। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें हर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो मैं आप लोगों के लिए पोल भी बना देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग खुद से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना मेक अ क्रिएट अ पोल एज वेल सो यू गाइस कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड सी कि आप लोगों को कितना समझ में आते हैं सवाल। अब ये जो सवाल है अक्टूबर नवंबर 2022 का है, और क्वेश्चन 37 है, पेपर 1-3। कह रहे हैं जी, सेल जिसका ईएमएफ ई है वो बेसिकली 2 वोल्ट्स है। सेल का ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट्स। Negligible internal resistance is connected to a uniform resistance wire. So essentially what you have is a potentiometer wire over here, right? जिसका टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है और लेंथ जो है उसकी 1 मीटर है। सो द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 10 ओम्स एंड द लेंथ इज 1 मीटर्स। उसके बाद कह रहे हैं कनेक्शन जी जो है वो मूवेबल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, विच यू कैन एसेंशियली प्लेस दिस कनेक्शन, दिस कैन बी प्लेस्ड एनी वेयर अलॉन्ग द वायर। गैल्वेनोमीटर जो है वो बीच में यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है क्यू और पी के बीच में। अ न्यू सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली 8 मिली वोल्ट्स जो है वो कनेक्ट की जाती है बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। EMF of the new source is determined by changing the position of the Z until you see the galvanometer with zero reading. So null point की मदद से इस new source का EMF आप जो है वो आ, निकालेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि इसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 8 मिली वोल्ट्स का सेल आप इस तरह नहीं, बल्कि बल्कि यूँ कनेक्ट करेंगे, हम सॉरी, ऊपर वाला क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ से भी नेगेटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द वे दैट वी कनेक्टेड, राइट। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि दिस सेल, यस इट इज़ ट्रू, वी हैव लर्न कि इसका ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल जो यहाँ पे कनेक्टेड हो, अगर दिया तो दोनों का नेगेटिव हो या तो दोनों का पॉजिटिव हो, वो बात भी है। तो इसका ईएमएफ इससे छोटा होना चाहिए। सो इसका ईएमएफ क्लियरली छोटा है, दैट इज़ करेक्ट। पर मसला है कि बहुत ज़्यादा छोटा है। इसका जो ईएमएफ है वो ऊपर वाले सेल के मुकाबले में इसका ईएमएफ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसकी वजह से ना प्रिसाइज वैल्यू लाना जो है ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इस सर्किट में कोई ऐसा चेंज लेकर आए जिससे इसकी ना ईएमएफ की वैल्यू प्रिसाइसली मेजर हो सके। प्रॉब्लम क्यों है, प्रिसाइज वैल्यू क्यों नहीं मेजर होगी? अब ज़रा समझना बात को। देखो, इस 2 वोल्ट्स की वजह से इस इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पीडी होगा वो 2 वोल्ट्स होगा, राइट। और इस 2 वोल्ट्स को अगर आप इसकी लेंथ के ऊपर डिवाइड कर लो असेंशली, सो लेट्स से इफ दिस इज 1 मीटर, तो 0.5 मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अब आपको जब यहाँ पे रीडिंग जीरो मिलती है, व्हेन यू गेट द नल पॉइंट, देन दिस ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू द पीडी दैट इज बिटवीन दिस पॉइंट एंड पॉइंट जी। अब वो पॉइंट जी पे, यानी कि आपको पॉइंट जी को ऐसे प्लेस करना है कि ये जो पीडी बन रहा हो वो 8 मिली वोल्ट्स का बन रहा हो। 8 मिली वोल्ट्स का मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स 0.008 वोल्ट्स। 0.008 वोल्ट्स का ईएमएफ जो है वो बहुत कम वैल्यू है।
कंपेयर टू द पीडी अक्रॉस द एंटायर वायर। यानी कि जीरो, अगर आप 2 वोल्ट्स पूरी वायर का है, तो 0.008 जो है वो इतनी सी लेंथ होगी, बहुत छोटी सी लेंथ। तो उस छोटी सी लेंथ को मेजर करने में प्रिसिजन का इशू आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? सो अब वो कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा चेंज बताएं सर्किट में, व्हाट चेंज टू द सर्किट would allow you to make this measurement a bit more precisely। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि add a resistor of 0.1 ohm in series with cell E। अगर हम यहाँ पे 0.1 ओम का रेजिस्टर ऐड कर देते हैं, तो ये जो 2 वोल्ट्स इसको मिल रहा था, अब इसको 2 वोल्ट्स नहीं मिलेगा, लेस देन 2 वोल्ट्स मिल जाएगा। और थोड़ा सा पीडी इसको भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा मिलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा अभी भी। इट विल स्टिल बी गेटिंग अराउंड, आई थिंक, अगर आप 10 ohms और 0.1 ohms को कंपेयर करें, तो 10 इज 100 टाइम्स बिगर, सो इट विल स्टिल बी गेटिंग ग्रेटर देन 1.9 वोल्ट्स। जिसका मतलब है कि एज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट 8 मिली वोल्ट्स इज स्टिल टू स्मॉल। तो दैट इज नॉट गुड इनफ। हाँ, अगर आप रेजिस्टर ऐड कर दें 1000 ओम का, तो अब यहाँ पे क्या इशू आएगा, अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे 1000 ओम का रेजिस्टर ऐड कर दो, तो अब सारा का सारा पीडी जो है वो ऑलमोस्ट 2 वोल्ट्स इसलिए लेने जाना है, और इसके अक्रॉस जो वो पीडी ऑलमोस्ट 0 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है। हम इवन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको पीडी जो है वो कितना मिलेगा। हो सकता है कि 0.008 से कंपेरेबल हो। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट सिचुएशन। ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन बल्कि मुझे बेहतर ही लग रही है। यहाँ पे अगर हम 1000 वोल्ट्स 1000 ओम्स का रेजिस्टर लगाते हैं, तो इसके अक्रॉस जो पीडी होगा, अब याद रखो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम्स। और जो इसके अक्रॉस पीडी होगा, हमारा गोल ये होना चाहिए कि ये जो पीडी है वो 0.008 से तो ज़्यादा हो, लेकिन उससे थोड़ा कंपेरेबल हो। यानी कि उससे बहुत ज़्यादा, हंड्रेड्स ऑफ टाइम ज़्यादा भी ना हो, लेकिन ये भी ना हो कि उससे छोटा हो। तो अब अगर आप नोटिस करो कि ये अगर आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो इसको कितना पीडी मिलेगा फ्रॉम दिस 2 वोल्ट्स। यू कैन कैलकुलेट दिस। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन डू इट लाइक दिस, यू कैन से 10 upon 10 plus 1000 into 2। So what do you get? What will you get as a PD across the? You would get 0.02 volts, and I think this makes sense। इसके मुकाबले में अगर आप 0.008 को देखो, तो ये इसका कितना परसेंट बनता है? 0.08008 डिवाइडेड बाई 0.02। ये इसका परसेंटेज फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में कह लो, आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% बनता है। आई थिंक 40% बनता है इसका। राइट, 40% बनता है, 0.4, और यू कुड से 40%, विच एसेंशियली मीन्स कि अगर ये 100 सेंटीमीटर की वायर है, 100 सेंटीमीटर की वायर है, तो 40 सेंटीमीटर के ऊपर, 40 सेंटीमीटर के ऊपर आपको यहाँ जीरो रीडिंग मिल जाएगी, और आपको बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस वॉज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, इसका बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे अगर आप रेजिस्टर्स ऐड करोगे सीरीज में, तो इसका कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं। न्यू सोर्स के साथ, इसके साथ सीरीज में रेजिस्टर्स ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा गोल ये है कि इस वायर के अक्रॉस पीडी कम किया जाए, लेकिन इतना कम ना हो कि 0.008 से भी कम हो जाए। सो दैट वाज द गोल। ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर वाले सवाल आपको इसके अंदर, ब्रिज ब्रिज वाले सवाल और डबल ब्रिज वाले सवाल बहुत सारे नज़र आएंगे। और फिर कुछ एक्सप्रेशंस वाले सवाल हैं, टर्मिनल पीडी वाले सवाल हैं काफ़ी टफ, जो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है। जो कि पास में मुझसे भी सॉल्व करते हुए काफ़ी मुझे मुश्किल हुई है। एंड एनी हाउ, कुछ सवाल हो सकते हैं बीच में ईजी भी हो, बट मैंने अंदाजन मार्क किए थे। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस क्विकली एंड आई वॉज ट्राइंग टू मार्क द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं कोशिश करूंगा पकड़ूं, बस मेरी कोशिश ये होगी कि एक्सप्लेन जितने क्वेश्चंस मैं कर सकूं वो बेहतर तरीके से करूं। सो वोल्टमीटर रीड्स 9 वोल्ट्स व्हेन कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी लाइक दिस। इसका मतलब है कि अगर इसके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं कनेक्ट हुआ हुआ, तो ये वोल्टमीटर जो है वो एसेंशियली आपको बैटरी का ईएमएफ बता रहा है। ये आपको बैटरी का ईएमएफ बता रहा है। उसके बाद कह रहे हैं जब 11 ओम का रेजिस्टर इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टमीटर रीडिंग 8.8, यानी कि ये आपको बता रहा है टर्मिनल पीडी।
जिसे आप टर्मिनल पीडी कहते हो, टर्मिनल पीडी वो बता रहा है आपको। यानी कि एसेंशली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 8.8 हो रहा है, बाकी जो फिर इसके अक्रॉस है वो लॉस्ट वोल्ट्स होंगे। तो अब हमें समझना ये है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या है। तो पहले तो इस बात को रियलाइज़ करो कि ये जो वोल्ट्स हैं इसको मिल रहे हैं 9 - 8.8 इक्वल 0.2 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आपको जो लॉस्ट वोल्ट्स मिल रहे हैं वो 0.2 वोल्ट्स मिल रहे हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, लॉस्ट वोल्ट्स होते हैं। और इसको आपको मिल रहा है 8.8 वोल्ट्स, जिसे आप टर्मिनल पीडी भी कहते हो एसेंशली। ठीक है। अब इस बात का आपको ऑलरेडी पता है कि सेल का ईएमएफ जो है वो क्या था। अगर आप अपनी इक्वेशन बनाएं, आपको पता है किसी भी सेल का जो टर्मिनल पीडी होता है वो उसका ईएमएफ माइनस लॉस्ट वोल्ट्स होते हैं। ईएमएफ हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि 9 है, टर्मिनल पीडी मुझे पता चल चुका है कि 8.8 है, और लॉस्ट वोल्ट्स जो होते हैं, या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे, आई इंटू कैपिटल आर, यहाँ पे हम लिख देंगे ई, और यहाँ पे आई इंटू स्मॉल आर। रीअरेंज करके ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर भी लिख सकते हो। द मेन गोल इज टू फाइंड दिस आर, राइट। बाकी चीज़ें हमें जो है ना वो एसेंशली जो नहीं पता, उसके अंदर वो एक है करंट की वैल्यू नहीं पता। करंट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो अलग से, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ से करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप बोलो यार कि देखो सीधी सीधी बात है कि ये वाला जो पीडी है जो आई इंटू आर के बराबर होता है। तो अगर मुझे पता है कि 8.8 इज इक्वल्स टू आई इंटू 11 है, तो आई की वैल्यू मैं यहाँ से पहले ही निकाल सकता हूँ, फिर उस इक्वेशन में डाल दूंगा। 8.8 डिवाइडेड बाई 11, तो आई एम गेटिंग 0.8 amperes. So now we know that the current that is passing through this entire circuit is 0.8 ampere throughout this entire circuit. ये इंटरनल रेजिस्टर्स के अंदर से भी, सब के अंदर से यही करंट पास करेगा। अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ वैल्यू 0.8 इंटू 11, ठीक है। या यहाँ पे आप डायरेक्टली 8.8 भी डाल ही सकते हैं, ठीक है। यू डोंट रियली नीड टू पुट एनीथिंग ओवर हियर, यू कुड डायरेक्टली पुट 8.8 एज वेल, बट 0.8 इंटू 11 करो तब भी वही 8.8 ही आता है। सो यू कैन जस्ट पुट 8.8 ओवर हियर एज वेल, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। दिस इज 9 and this I we now know is 0.8 into small r. Solve for small r, और क्या जवाब आएगा स्मॉल r के लिए सॉल्व करोगे तो 8.8, अच्छा तो 9 - 8.8 0.2 आ जाएगा, और 0.2 जो है वो डिवाइडेड बाय, आर वी गेटिंग 0.25, जो कि बी लग रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 156 का बी बिल्कुल सही आंसर है। सो यू कैन लुक एट द एंटायर सोल्यूशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोई चीज़ अगर ना, मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक इट हैज़ अ कपल ऑफ स्टेप्स दैट यू जस्ट नीड टू फॉलो, बट काफ़ी स्टैंडर्ड सा सवाल है। हाँ, इसमें से अलग बात ये थी कि उन्होंने ईएमएफ डायरेक्टली यहाँ बताने के बजाय आपको इस तरह बताया कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है। रेस्ट ऑफ इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब ये हैं जी ब्रिज वाले सवाल, ठीक है। ये जो ब्रिज वाले सवाल होते हैं, अगर यहाँ पे ख़ास तौर पे ये बोल दें कि वोल्ट मीटर की रीडिंग ज़ीरो है, तो आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और इनके रेशियोज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। और ये एसेंशली जो आपके नल मेथड वाला कॉन्सेप्ट है उसी से ही रिलेट करता है। सो सर्किट कंसिस्ट ऑफ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, 4 फिक्स रेजिस्टर, बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 15, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर। सो रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें आपको पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हर पॉइंट पे, ये हर पॉइंट पे होता है, और ये होता है बिटवीन पॉइंट्स, और यू कुड से अक्रॉस components और resistors in this case, ठीक है।
वोल्ट मीटर जो है वो किसी चीज़ के पैरेलल नहीं है। वोल्ट मीटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो आपको हर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। अब आपको ज़रा समझना है कि पोटेंशियल का सिनेरियो वर्क किस तरह करता है। पहले तो इस बात को रियलाइज़ करो कि इतना कोई टफ नहीं है। यू कैन यूज़ द पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला टू अंडरस्टैंड कि इसके अक्रॉस कितना पीडी आएगा, इसके अक्रॉस कितना पीडी आएगा, और इसके अक्रॉस कितना पीडी आएगा, और इसके अक्रॉस कितना पीडी आएगा। ये ब्रांचेस तो पैरेलल में ही है ना। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज कि इस पूरी चीज़ के अक्रॉस पीडी कितना है, 15। बट 15 में से इसको कितना जा रहा है और इसको कितना जा रहा है, ये आप कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला से निकालते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला यूज़ करते हैं तो व्हाट वुड यू यूज़? 24 और 16। तो 24 के लिए अगर मैं निकालता हूँ, सो लेट्स जस्ट कॉल इट 1 2 3 एंड 4। सो अगर मैं V1 निकालता हूँ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ अगेंस्ट द, अभी मैं बताता हूँ बेटा, टॉप टू बॉटम करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बॉटम टू टॉप किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और कौन से केस में नहीं करंट फ्लो करेगा। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे आज, तो आपको इस टाइप के सवाल क्लियर हो जाएंगे ब्रिज वाले। ठीक है। अब इस केस में रीडिंग जीरो तो कहीं है नहीं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करके पता चल जाएगा करंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, विल सी। बट पहले सुकून से इसको समझो। तो अभी हम इसके अक्रॉस पी डी निकाल रहे हैं, V1, ये चीज़ निकाल रहे हैं। अब ये जो चीज़ आई है, ये जो चीज़ है, ये कितनी है? इसके अक्रॉस जो पी डी है V1 वो कितना है, कैसे निकालेंगे? 24। आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला टू एनीवन। ये आपका तरीक़ाकार है। तो इससे आपका क्या जवाब आता है? सबसे पहले तो ये बताओ कि इससे क्या आता है। सो 24/24 + 6 एंड इंटू 15, यू गेट 12। तो आपको अब यहाँ पे बस लिख देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 12 वोल्ट्स मिल रहा है। अब ऑटोमेटिकली यू नो कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप, अच्छा इसको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा? फिर ऑटोमेटिकली यू नो दैट 15 में से 12 निकाल दिया तो यहाँ पे 3 वोल्ट्स होगा। ठीक है। अब इसी तरह आप एक और काम कर लें। वैसे इसकी आपको ऐसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आपको इसकी ज़रूरत है। अब इसी तरह क्या करें आप, ये वाला जो V3 है इसको निकालने की कोशिश करें। इसके अक्रॉस PD कितना है? So for that, you know that the PD across this entire thing is 15. So out of that, how much is going to this and how much is going to this? So अगर मैं V3 निकालता हूँ 3 के across, so it will be 6/6 + 9 and into the same thing 15. तो हमारे पास 6/6 + 9 into 15 and we should get 6. तो हमें पता है कि अब इसके अक्रॉस जो PD आ रहा है वो 6 वोल्ट्स आ रहा है, which basically means कि इसके अक्रॉस 9 वोल्ट्स आ रहा है। 15 में से 6 निकाल दो तो इसके अक्रॉस 9 वोल्ट्स आता है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है हर पॉइंट पे पोटेंशियल को लिखने की। ठीक है। अब अभी हमने क्या निकाले? पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाले। अब हम निकालेंगे हर पॉइंट पे पोटेंशियल। इसको सीख लो। पोटेंशियल जो होता है ना, वो सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स पे होता है। ठीक है। और वो राइज या फॉल करता है। तो पोटेंशियल राइज कब करता है? जब कोई सोर्स लगी हुई होती है। सही है। जब कोई सोर्स लगी हुई होती है तो पोटेंशियल राइज करता है। सोर्स भी अगर सही डायरेक्शन में लगी हुई हो, अगर उल्टी डायरेक्शन में लगी हुई हो तो फिर वहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप करता है, बेस्ड ऑन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मुझे पता है कि +15 का पोटेंशियल यहाँ पे राइज करता है। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल 15, अगर मैं इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस अज्यूम कर लूँ 0, इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस अज्यूम करूँ 0, राइट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे पोटेंशियल है +15, यहाँ पे पोटेंशियल है +15, यहाँ पे पोटेंशियल है +15। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ ड्रॉप कितना हुआ था? यहाँ से यहाँ ड्रॉप कितना हुआ था? 12 का। तो अगर 12 में से 15 में से 12 ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे कितना होगा? +3। और फिर यहाँ से यहाँ कितना ड्रॉप हुआ था? यहाँ से यहाँ कितना ड्रॉप हुआ था? 3 ड्रॉप हुआ था। तो यहाँ पे आना चाहिए 0, जो कि आपको नज़र आ रहा है। 0 0 0 0 0 आप डिफरेंट पॉइंट्स पे लिख सकते हैं। ठीक है। आप जीरो अपनी मर्जी से एक रेफरेंस पॉइंट को बनाते हैं, बट दैट इज जनरली द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग, विच इज लाइक द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मोस्ट ऑफ द टाइम। इस टेक्निक को आज हम मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पे भी तो यहाँ पे 15 है, तो इधर से इधर तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ ना, यहाँ पे भी +15 ही लिखेंगे।
लेकिन यहाँ से यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, 6 ड्रॉप हुआ। तो अगर यहाँ से यहाँ 6 ड्रॉप हुआ है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, +9। बाकी यहाँ पे 9 ड्रॉप हुआ, वही 0 हो गया, इट चेक्स आउट ऑब्वियसली। यहाँ पे ये इस पूरी चीज़ में तो 0 होना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नज़र आ रहा है। 3 और 9 के बीच में डिफरेंस होता है 6 volts। तो योर आंसर इज 6 volts। बट करंट, कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इफ यू आर आस्किंग कि करंट कैसे फ्लो करेगा, तो यूं फ्लो करेगा। इफ देयर वाज अ रेजिस्टर कनेक्टेड और वट एवर कनेक्टेड ओवर है, तो इसमें रेजिस्टर करंट फिर यूं फ्लो करेगा, इफ यू आर क्यूरियस। ठीक है। और बहुत सारे सिनेरियोज में बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं जिसमें ये बैलेंस हो जाता है, यानी कि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल इक्वल होता है। तो इस जगह पे वोल्टमीटर की रीडिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत सारे जिसमें वोल्टमीटर रीडिंग जीरो होती है, लाइक वोल्टमीटर या एमीटर लगा होता है उसकी रीडिंग जीरो होती है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं। करेक्ट। तो इस तरह की टेक्निक हम आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड सा था, बट मुझे स्टूडेंट्स, क्योंकि लेक्चर में डायरेक्टली उस तरह डिस्कस नहीं होता, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मतलब है वो समझ जाना है। हाँ, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, यस ये बात तो ठीक है। बट हर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो 153 हो गया। अब चलते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं पोल बनाना भूल गया था आपके लिए, बट एनी हाँ, लेट्स डू दिस वन। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग, सिमिलर टाइप थिंग अगेन, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे वैल्यूज के साथ आप काम नहीं कर रहे, यू नॉट वर्किंग विद वैल्यूज, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। सो ईएमएफ जो है ना वो 6 वोल्ट्स है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कोई नहीं है। नाउ यू हैव 4 components connected over here, you can see you have a variable resistor, you have a fixed resistor, you have a thermistor and you have an LDR, all of that stuff. Voltmeter is connected between point X and Y। अच्छा, अब वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ कनेक्टेड है, मतलब वोल्टमीटर की जो रेड वाली तार है एसेंशियली, और वोल्टमीटर की जो ब्लैक वाली तार है, वोल्टमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल वो इधर से कनेक्टेड है। अब अगर ये वाला पोटेंशियल हाई, अगर ये हाई होगा, इस बात को समझना जरा, if this is the high potential point and this is the low potential point, the voltmeter will give a positive reading, because the question is about a positive reading। Okay, so that's why I want you to I want to explain कि positive reading और negative reading कब आती है। ठीक है। और अगर हो ये जाए कि खुदा ना खास्ता भाई हमारा जो वोल्टमीटर है, आपने देखा होगा शायद अपने लैब में काम करते हुए, इफ़ यू वर्किंग इन योर P3 यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड कि भाई अगर ये वाला पॉइंट हाई हो जाए और ये वाला पॉइंट लो हो जाए, तो फिर वोल्टमीटर जो है ना वो नेगेटिव रीडिंग दे देता है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट अ पॉजिटिव रीडिंग। सो व्हाट वी वांट ओवर हियर इज वी वांट दिस टू बी हाई एंड दिस टू बी लो। ठीक है, दैट्स व्हाट द गोल इज। क्लियर है, यहाँ तक समझे बात को। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनिशियली रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 4 components इज 1 किलो ओम्स। तो अगर सबका ही 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा, तो पहली बात तो ये कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका और इसका रेशियो 1:1 है। तो इसको भी मिलेंगे 3 वोल्ट्स, इसको भी मिलेंगे 3 वोल्ट्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा +3, और इसको भी मिलेंगे 3 वोल्ट्स और इसको भी मिलेंगे 3 वोल्ट्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा +3, तो इसकी रीडिंग तो हो जाएगी 0 वोल्ट्स। अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके आए हैं पोटेंशियल का। करेक्ट, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस आई होप। तो अभी इनिशियली तो रीडिंग जो है ना वो 0 होगी। That's what is happening right now. But then what happens? अब again, which change on its own will cause the voltmeter to show up positive reading? So अब हमने उसके लिए conditions already set up कर ली कि ये high potential और ये low potential है, यानी कि करंट यहाँ से यूँ जाए ताकि वोल्टमीटर पॉजिटिव रीडिंग दे। तो अब हम ये चाहेंगे कि ये वाला पोटेंशियल जो है ये ज़्यादा, इसकी वैल्यू ज़्यादा और इसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, अब आपको ट्रायल एंड एरर से सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर। अब अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब अगर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये बनेगा। आओ देखते हैं अब इससे चेंजेस क्या आएंगे। अब अज्यूम कर लो कि इसको फिर पीडी ज़्यादा मिलेगा इसके मुकाबले में। अब यहाँ तो इक्वल इक्वल पीडी मिल रहा है, तो यहाँ तो हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई इसको तो मिल रहा है 3 वोल्ट्स, इसका क्रॉस भी 3 वोल्ट्स है, तो ये तो +3 पे है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, would it be at greater than +3
वुड इट बी लेस देन ग्रेटर देन प्लस थ्री, वुड इट बी लेस देन प्लस थ्री? चेक करो। यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, अब मैं एक अजम्पशन डालता हूँ, मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे आती है रीडिंग 2 वोल्ट्स और यहाँ पे रीडिंग आती है 4 वोल्ट्स, क्योंकि थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो थर्मिस्टर को ज़्यादा पीडी मिल रहा है। इसका मतलब अब देखो पोटेंशियल कहाँ से ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ से ड्रॉप हो रहा है। रिमेंबर दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, सो यू हैव टू थिंक ऑफ दिस एज 0 वोल्ट्स, this as +6, this point is +6, this point is +6, this point is +6। अब ये +6 से जब 2 का ड्रॉप आता है तो ये बन जाता है +4। सो नाउ लाइव हो दिस, नेट नहीं है रास्ता। तो बेटा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये तो नेगेटिव रीडिंग दे देगा। जो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हाई रीडिंग है और यहाँ पे लो रीडिंग है, वो नहीं आ रही, तो काम नहीं हो सकेगा हमारा। वी वुडंट बी एबल टू वर्क विद दिस। सो 150 का बी तो, सॉरी 150 का ए तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक हमने स्टैब्लिश कर लिया इस बात को। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियली यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबको 3 3 मिल रहा था। अभी हमने अपनी इनिशियल सिचुएशन जो है वो यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर। अब वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अगर आप वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इसकी बात करें, तो अब समझ लो, इसको दोबारा से समझ लो, इसको मिल गए 4 वोल्ट्स और इसको मिल गए 2 वोल्ट्स। अब अगर इसको मिलते हैं 4 वोल्ट्स तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो फिर हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? +2, जबकि यहाँ पे तो 3 ही है। अगेन दिस वुड बिकम लो, दिस वुड बिकम हाई, तो यू विल गेट अ नेगेटिव रीडिंग। तो अगेन ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला भी हमें नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो 6 - 4 करके यहाँ पे 2 मिलेगा, तो ये लो हो जाएगा। और ये वाला हाई होगा क्योंकि ये तो 3 पे ही है, क्योंकि हम ये इसको और इसको तो बैक टू ओरिजिनल सिचुएशन, यानी कि 1 किलो ओम होगा ना, तो अगेन नहीं हो सकेगा। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, हमने दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। अब वो कह रहे हैं रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलोइंग ऑन द एलडीआर। इससे क्या होगा? एलडीआर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो बैक टू ओरिजिनल पे आए ना, बैक टू ओरिजिनल, सबको 3 3 वोल्ट्स दें, 3 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स, दिस विल बी +3, दिस विल बी +3। अब एलडीआर का रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो एलडीआर के अक्रॉस, अब मैं अज्यूम करता हूँ इसको मिलते हैं लेट सपोज 4 वोल्ट्स और इसको मिलते हैं 2 वोल्ट्स। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहाँ पे एक्स और वाई पे पोटेंशियल की वैल्यू पता करो क्या आ रही है। अब एक्स पे पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है +3 और यहाँ पे आ रही है +2, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। तो you will get a current flowing from this way to this way and you will get a positive reading, which is exactly what we wanted. So C should be the answer. आ रही बात समझ? क्लियर हुआ? बेटा माइनस रीडिंग तब आएगी सिंपली कि सपोज कर लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड और इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये रीडिंग फिर नेगेटिव देगा। तो जिस साइड पे वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, अगर वहां पे हाई पोटेंशियल हो और जिस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वहां लो पोटेंशियल हो, तो देन एसेंशियली यू गेट अ पॉजिटिव रीडिंग, अदरवाइज यू गेट अ नेगेटिव रीडिंग। सो दैट वाज 150। ठीक है, आज सारे सवाल ऐसे ही मज़ेदार किस्म के होंगे। ठीक है, आई थिंक दिस माइट नॉट बी टू डिफिकल्ट, बट लेट्स सी क्या सवाल है। 149। वी स्टिल इन अक्टूबर नवंबर 2022 बाय द वे। तो इमेजिन कर लो कि अक्टूबर नवंबर 2022 में इलेक्ट्रिसिटी के सवाल किस किस्म के आ रहे थे। अभी तक हमने जितने सवाल देखे हैं, 2018 और 19 में भी काफ़ी टेढ़े टेढ़े सवाल हैं। एनी हाउ देयर इज अ बैटरी एंड इट्स कनेक्टेड टू 5 रजिस्टर्स। 4 रजिस्टर्स की वैल्यूज आपको पता है, वोल्ट मीटर की रीडिंग उन्होंने कह दिया 0 है। ये वही ब्रिज वाली सिचुएशन है, तो रजिस्टर आर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब सिचुएशन ये है कि ये एक ब्रिज है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है इनफैक्ट, और ये पैरेलल कॉम्बो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर एंड दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर एंड दिस इज द ब्रिज इन बिटवीन। नाउ इफ दिस इज गिविंग यू 0 रीडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब व्हेन द वोल्टमीटर रीडिंग इज 0,
when voltmeter reading is 0, then the situation is that you have to say K1 2 एंड मैं इस वैसे तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर लगा होता, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर लगा होता, तो आई वुड जस्ट कॉल दिस 3, बट मैं इसको अकेले को 3 नहीं लूंगा, मैं इस पूरे पैरेलल कॉम्बो को एज अ 3 ट्रीट करूंगा. सो आई एम गोना से दिस थिंग आई एम गोना कॉल 3. ओके, माइंड यू दिस, इसको ये बात को याद रखना, दिस थिंग इज आई एम गोना कॉल 3. ये 3 कहूंगा इसको और इसको कह दूंगा 4. तो अब आपने कहना है द रेशियो, जो रेशियो आपके बनेंगे वो होंगे कि R1 और R2 का जो रेशियो है वो इक्वल होगा R3 और R4 के रेशियो के इक्वल. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाएगा. ये कंडीशन लगती है जब बीच में आपको ये रीडिंग मिल जाती है. इसकी रीज़न भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ. अज्यूम करो ये 12 वोल्ट की बैटरी है. अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, एक मिनट मैंने गलती कर दी यहाँ पे. सो द करंट इज गोइंग दिस वे एंड द करंट इज गोइंग दिस वे. सो मैंने गलती ये की है, माय बैड. मैंने इसको एक पोटेंशियल डिवाइडर और इसको एक पोटेंशियल डिवाइडर ट्रीट किया है, मेरी गलती है. ये एक पोटेंशियल डिवाइडर है और ये एक पोटेंशियल डिवाइडर, और ये दोनों पोटेंशियल डिवाइडर्स के बीच में ब्रिज है. सो आई विल करेक्ट माई सेल्फ. दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर, दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर. इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो निकालना है और उसको आपस में इक्वेट करना था. आई विल करेक्ट माई इक्वेशन. ठीक है, एंड सिर्फ इक्वेशन में बस मैं R1 R2 R3 की वैल्यूज जो है उनको एडजस्ट कर लूंगा. तो 1 और 3 का जो रेशियो है, अब इट डजेंट मैटर हाउ यू राइट दिस, R1 और R3 का जो रेशियो है वो R2 अपॉन R4 के रेशियो के बराबर है. इसका आसान तरीका ये होगा, क्वेश्चंस में ये जनरली इजी वे में इस तरह बना हुआ होगा. जिसमें सिंपलर सवाल आते हैं वो यूजुअली इस टाइप के आते हैं. और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. या आई वुड जस्ट राइट इट द सेम वे जैसे मैंने इस सवाल पे लिखा है, इसको 1 3 लिख देता हूँ, इसको 2 4 लिख देता हूँ. तो 1 और 3 का जो रेशियो है और 2 और 4 का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए. और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इमेजिन करो कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इमेजिन दिस इज़ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स. तो यहाँ पे क्या होगा, +12 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे +12 और यहाँ पे 0. अब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, तभी इस पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग 0 आएगी ना. तो अज्यूम कर लो कि इसको मिल रहे थे, इसके अक्रॉस था वोल्टेज, लेट्स जस्ट अज्यूम कि इसके अक्रॉस वोल्टेज था 8 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज था 8 वोल्ट्स, तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट्स और इसके अक्रॉस 4 वोल्ट्स. तो उससे हुआ ये कि यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट पे आ गया पोटेंशियल +4 और यहाँ पे +4. तो आपका वोल्टमीटर रीडिंग 0 देगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंडीशन. तो अगर मैं इसका बेसिक लेवल पे ले जाके आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया. अब इस सवाल में इन्होंने बस गड़बड़ ये की है कि 3 के साथ पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा दिया. तो पहले तो हम क्या करेंगे, एज अ होल इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं. जब R3 मुझे मिल जाएगा, उसके बाद फिर मैं 8 और R को जो पैरेलल में डाल के R3 के बराबर उसकी वैल्यू आएगी उससे निकाल लूंगा. ठीक है, सो बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन. व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज पुट R1 एज 2 और यहाँ पे आ जाएगा R3 अननोन, R2 आ जाएगा 5 और R4 आ जाएगा 10. तो ये बड़ा सिंपल हो गया. यहाँ से R3 की वैल्यू मुझे क्लियरली मिल रही है, 2 × 10 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 4. 4 वोल्ट्स नहीं, 4 ohms. सो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि 4 ohms आ रही है इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू अगर 4 है तो यू could राइट दिस एज 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/r सिंस दे आर बोथ इन पैरेलल. सो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलती है, यू शुड बी एबल टू वर्क दिस आउट. 1/4, ये कैलकुलेटर आपकी मदद कर देगा यहाँ पे इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क विथ फ्रैक्शंस एंड यू काइंड ऑफ नॉट श्योर. तो 1/8 और 1/4 को माइनस करो, 1/8 आएगा. तो r इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा,
विच इज़ डी, होपफुली दैट इज़ करेक्ट। 149 का डी है, बिल्कुल ठीक है। सो दैट वाज द आंसर। ठीक है जी बच्चों, मज़ा आ रहा है। ये हो गया हमारे पास 149। अब हम चलते हैं और पीछे। अभी तो ये वो सवाल है जो मुझसे हो जाते थे बीच में, माशाल्लाह ऐसे भी सवाल हैं जो मैंने मुझसे भी हिस्टोरिकली बहुत सारी मेरी वीडियोस पढ़ी जिसमें मुझसे नहीं हुए। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई बहुत ही औखा सवाल दिख जाए, ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ लग रही, तो मेरी सजेशन ये होगी, कोई नंबर एक है हर सवाल का, तो you can leave it. Okay, if you start a question and 2 minutes have passed and you are nowhere close to the answer, यानी कि आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये सवाल आपसे हो जाएगा, और होगा भी तो 10 मिनट लगेंगे, अब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें ट्राई कर, तो आपका बाकी सारा पेपर अफेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट एंड लीव दैट क्वेश्चन फॉर लेटर के। अगर अल्लाह ने चाहा एंड में बच गए 5-7 मिनट आपके पास, तो आप आ जाएंगे, उसको करने की ट्राई कर लेंगे, और एंड पे आप ट्राई करते रहेंगे, और जब एग्जामिनर बोलेगा कि भाई पुट योर पेन्स डाउन, तो आप बस अल्लाह का नाम लेके उस पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके या कुछ भी करके आंखें बंद करके निशान लगा देंगे, या कोई भी आपने एजुकेटेड गेस लगाया हुआ होगा, कुछ आंसर को नैरो डाउन किया हुआ होगा, तो एंड पे फिर आप बस आंखें बंद करके कोई निशान लगा के आ जाएंगे उस पर जो आपने एटलीस्ट नैरो डाउन किया हुआ होगा। सो टफ क्वेश्चंस के साथ यही करेंगे हम। एक मिनट रुको भाई, ये क्या बंद हुआ है? अच्छा, मेरी वो वाली लाइट बंद हो गई, आई एम सॉरी। लेट मी फिक्स दैट। इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। राइट। सो 143 को देखते हैं, भी मज़ेदार सवाल लग रहा है। लेट्स सी। अक्टूबर नवंबर 2021, ईएमएफ सेल का 9 वोल्ट्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, फिक्स रेजिस्टर 5 ओम का है, एक और पोटेंशियोमीटर जिसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस 3 ओम है वो ये लगा हुआ है। अब ये पोटेंशियोमीटर है, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट the potentiometer is moved over to full range of movement। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक completely मूव करते हैं, तो वो कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या मेजर कर सकता है वोल्टमीटर। दिस क्वेश्चन इज presented as a complex question, but in the end it's pretty straightforward। all you really need to do is just calculate the PD across 3 ohms, that's it। मतलब सवाल खामखे में उन्होंने लंबी चौड़ी की है, बट इन द एंड they're just really asking कि यार what is this, that's all they're asking you। ठीक है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स सी। सबसे पहले आप यहाँ पे टर्मिनल पीडी फिगर आउट कर लें, यानी कि वैसे तो आई थिंक ये डायरेक्टली हो जाएगा। आपको अब सवाल लग रहा है कि यार इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू वांट टू डू दिस क्विकली, सो विदाउट गोइंग इनटू यार नीटी ग्रिटी के ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जस्ट ट्रीट इट एज अनदर रेजिस्टर इन सीरीज ना। तो व्हाट यू हैव नाउ इज 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो जैसे 2 रेजिस्टर सीरीज में होते हैं उनका भी पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला लग सकता है, तो 3 रेजिस्टर्स अगर सीरीज में है तो उन पर भी पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला उसी तरह ही लग सकता है। तो अगर हम ये वी जो निकालना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं 3 के अक्रॉस निकालें। देखो ये तीनों सीरीज में है, तो 9 वोल्ट्स जो है वो तीनों ने शेयर ही करना है आपस में, राइट। तो होना ये है कि 3/3 +5 +1 कर दें और इंटू 9 कर दें, एंड होपफुली दैट शुड जस्ट डायरेक्टली गिव अस द आंसर। इंशाल्लाह ठीक ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन करते हुए मैं कभी भी 100% श्योर नहीं होता, स्पेशली इस टाइप के सवाल करते हुए कि बस सही आया गलत आया। मैं होप ही कर रहा होता हूँ कि सही आएगा जवाब। सो आई एम गेटिंग 3 वोल्ट्स, एंड ए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ तो है 143। लेट्स चेक। 143 का ए ही है, राइट। चलो ये तो इतना मुश्किल नहीं था, बट द वे इट वाज रिटन कि भाई पोटेंशियोमीटर वायर है और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, यू जस्ट हैड टू नैरो डाउन टू व्हाट दे आर रियली आस्किंग, एंड दे वर रियली नॉट आस्किंग एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। बस वो 3 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वो टोटल जो वी है वो आपसे मांग रहे थे, वो आपने निकाल लिया। ऑलराइट, चलें जी चलें। ओके, ऑब्वियसली ये वाला सवाल हम करेंगे। माइट बी हार्ड, माइट नॉट बी हार्ड, बट इस तरह के क्वेश्चन हमने डेफिनेटली देखे हुए थे हैं, इस टाइप की सिचुएशंस हमने देखी हैं। अब R1 R2 का रेशियो निकालना है, राइट। लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्ट। Potential difference across two resistors R1 R2 is compared। PD across two resistors is compared, ये एग्जैक्ट चीज़ हमने अपने नोट्स के अंदर बाय द वे पढ़ी हुई है, देखा हुआ। अगेन देयर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है।
और वो कह रहे हैं कि वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट एक्स। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ। द गैल्वेनोमीटर रीड जीरो when the terminal is connected to a distance of when the movable contact is at 60। तो essentially वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ इस बात का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस जो पीडी है और 60 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पीडी है वो इक्वल है। जब भी यहाँ पे जी रीडिंग क्या आ रही है, जीरो आ रही, दैट्स ऑल इट मीन्स। यू नीड टू बॉयल इट डाउन टू दिस थिंग। सो व्हाट यू अंडरस्टूड इज कि इसके अक्रॉस जो पीडी है और इसके अक्रॉस जो पीडी है वो इक्वल है जब यहाँ रीडिंग जीरो आ रही है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं वन टर्मिनल ऑफ द सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट वाई। तो यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे आ रहा है कनेक्टेड। अब वो कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड, अब इसके ऊपर जो रीडिंग अगेन जीरो आ रही है, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर रीड जीरो व्हेन द डिस्टेंस इज ऑफ 60 फ्रॉम द सेम एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। सो व्हाट वी आर रियली सेइंग इज कि इसके अक्रॉस जो पीडी है वो इस पीडी के बराबर है, इस पीडी के नहीं, किसके बराबर है, इस पीडी के बराबर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस तरह आप करते हैं और इससे आपके पास जो है वो R2 और R1 का जो रेशियो आपने निकालना है। अभी यू माइट बी थिंकिंग यार ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया और इसमें जो है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, बट इन दी एंड इट वाज जस्ट द रेशियो ऑफ लेंथ्स ना। तो इसके अक्रॉस जो पीडी है वो इस पीडी के बराबर है, और भाई इसके अक्रॉस जो पीडी है वो इसके अक्रॉस पीडी के बराबर है। आई होप आई एम राइट, सही है। यानी कि इसके इसका और इसका पीडी कंपेयर कंपेयर करना है, तो R1 और R2 का जो पीडी कंपेयर करना है वो 60 और 80 सेंटीमीटर के लेंथ का पीडी कंपेयर करना है। और 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर का जो आप पीडी कंपेयर कर रहे हैं वो उनके रेजिस्टेंस का कंपैरिजन ही है, और उनके जो रेजिस्टेंस का कंपैरिजन है वो उनकी लेंथ से ही प्रोपोर्शनल है। तो बात घुमा फिरा के ये आती है कि यहाँ पे आप 80/60 करें, आई होप आई एम राइट, तो ये 4/3 बन जाना चाहिए, अल्लाह करे सही हो। 140 का गलत गलत गलत, कोई गलती है, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। ओके, आई थिंक जो हमने एग्जांपल की थी उसमें एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी, और यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसी चीज़ के बारे में वो थोड़ी सी गलत। तो 4/3 इज़ नॉट द आंसर, एंड आई विल टेल यू राइट राइट नाउ कि क्यों नहीं होगा। प्रॉब्लम सारा यहाँ पे ये आ गया कि ये हमने जब इस तरह कनेक्शन किए थे तो हम क्या कर रहे थे कि हम ना पहले ये वाला पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते थे, ये वाला गैल्वेनोमीटर, और ये वाला नहीं कनेक्टेड होता था, ये हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते थे सर्किट में। फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देते थे और फिर ये अकेला कनेक्टेड होता था। ठीक है, अब उसके अंदर सिनेरियो ये बनता था कि फिर ये जब आप सिर्फ अकेला इसको कनेक्ट कर रहे होते थे तो आप जो है वो इस पूरी चीज़ का पीटी इस पूरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते थे। तो यहाँ पे अब बात मुझे समझ में आ गई है। यहाँ पे जब इसको अब यूं कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो अब आप ये नहीं कह रहे, पहली बात तो क्लियर कर लें कि ये जब ऐसे कनेक्टेड है तो व्हाट यू रियली सेइंग इज कि R1 के अक्रॉस जो पीडी है वो 60 सेंटीमीटर की वायर के अक्रॉस पीडी के बराबर है। वो बात तो अभी भी ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसका सीन ये नहीं है कि वो R2 का पीडी इस पूरे 80 सेंटीमीटर के वायर के पीडी के बराबर है, ये चीज़ नहीं है। एक्चुअली सीन ये है कि क्योंकि ये इधर कनेक्टेड है तो व्हाट रियली हैपनिंग इज कि ये जो पूरा पीडी है, ये वाला जो पूरा पीडी है वो इस वाले पीडी के बराबर है, इस वाले पीडी के बराबर है। एसेंशली ये सिनेरियो है, मतलब R1 और R2 का जो मिला के टोटल पीडी है वो 80 सेंटीमीटर के पीडी के बराबर है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कहा जा सकता है सिंपली कि ये वाला पीडी इसके पीडी के बराबर हो जाएगा और ये वाला जो पीडी है वो इसके पीडी के बराबर हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर होगी। सो लेट मी जस्ट रीस्टेट दिस सो दैट हमें प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ जाए। क्योंकि एक्स यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो जो आप पीडीज कंपेयर जो जो पीडीज बैलेंस हो रहे हैं वो ये वाले और ये वाले पीडीज बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरा गैल्वेनोमीटर है उसमें वाई कनेक्टेड है तो असेंशली, और यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये वाला पूरा 80 सेंटीमीटर का पीडी इन दोनों के पीडी से कंपेयर हो रहा है।
जिसका मतलब एसेंशली यही हो गया कि आप माइनस कर लें तो इसका इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल पीडी है वो इसमें से ये वाला माइनस करो तो ये आ जाएगा। इसी तरह इस पूरी वायर के अक्रॉस जो पीडी है उसमें से 60 निकाल दो तो 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस पीडी आ जाएगा। सो इन द एंड you don't need to do any complicated calculations over here. It will just boil down to 20 divided by 60 which should be 1/3। अब चेक करते हैं 140 का ए आ रहा है, तो 140 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है। चलो, अब ये सवाल जो है ना ये मुझसे पास्ट में नहीं हुए, मैंने बहुत ज़्यादा इनको गलत तरीक़े से पहले करवाने की कोशिश की है, बट होपफुली अभी मैं ट्राई करूँगा और मैंने भी समझा है तो इंशाल्लाह 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 हो जाना चाहिए। लेट्स ट्राई। इस तरह के आगे दो तीन सवाल और भी हैं बहुत अजीब अजीब से। कह रहे हैं जी 3 सेल लगे हुए हैं, सबका ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब आप देख लें कैसे कनेक्ट हुए हैं। पहले तो देख लो, कोई गौर से देखो, तो कह रहे हैं कि एंड में कह रहे हैं कि पीडी बिटवीन एक्स एंड वाई बता दें। अब एक्स एंड वाई के बीच में अगर आपने पीडी लेना है तो आप ऐसे भी इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं, दो तरीकों से देख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से देख लेंगे। अगेन इसको हमें राइज और फॉल के केस में राइज और फॉल की तरह से देखना होता है। ठीक है, तो पीडी जो राइज और फॉल का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था ना, उसके अंदर आप अपना रेफरेंस पॉइंट जो है ले लिया करें कोई। सब इमेजिन करो कि ये वाला 0 पॉइंट, दिस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस। इट्स अप टू यू कि आपने कौन से पॉइंट को एज अ रेफरेंस यूज करना है। तो इस पॉइंट को मैं एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं जीरो के तौर पे कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं वाई पे अगर पोटेंशियल, एक्स पे पोटेंशियल मैंने जीरो रखा है, तो वाई पे पोटेंशियल क्या होगा अगर मैं वो फिगर आउट कर लूंगा तो इन द उसकी एक्सप्रेशन मुझे जो है वो निकाल लेनी है। वैल्यूज नहीं मुझे बतानी, एक्सप्रेशन बतानी है। सो लेट्स सी। अब देखो, आपको ये समझना है कि पीडी ड्रॉप कब होता है, राइज कब होता है। ठीक है, पीडी ड्रॉप कब होता है, राइज कब होता है, आपको समझना है। ये ड्रॉप होता है यहाँ पे, सेल लगा हुआ है सीधी डायरेक्शन में, हम ऐसे ही जा रहे हैं और सेल इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है तो हम कहेंगे यहाँ पे राइज होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपको रेजिस्टेंस आ गया, ड्रॉप है। इंटरनल रेजिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, होगा तो ड्रॉप ही। और ये सेल भी देखो इसी डायरेक्शन में ही लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, करंट इस डायरेक्शन में पुश करेगा तो ये राइज है। फिर ये ड्रॉप है पोटेंशियल का और फिर ये राइज है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल राइज होता है, तो राइज ड्रॉप और सारे सेल तीनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब जरा बात को समझना, एक्स और वाई के बीच में जो पीडी है उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। पीडी बिटवीन एक्स एंड वाई, उसके बीच उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। उसकी एक्सप्रेशन होगी ये वाला ड्रॉप और ये वाला राइज आपने एसेंशियली ऐड करना है। बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं, मेरी मर्जी है मैं कि वाई से एक्स यूँ जा रहा हूँ या एक्स से वाई यूँ जा रहा हूँ या मैं एक्स से वाई यूँ चला जाऊँ। मैं आसान तरीका ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं एक्स से वाई यूँ चला जाता हूँ। सो आई एम जस्ट गना गो दिस वे। मेरी मर्जी है मैं कौन सा रूट चूज़ करूँ, मैंने ये वाला रूट चूज़ किया। ठीक है, अब उसमें मुझे ये बात समझ में आती है, हमें ये बात समझ में आती है कि भाई यहाँ पे जो पीडी होगा उसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगी। इट वुड बी लाइक, इट वुड बी ई, क्योंकि ये राइज है, राइट, यहाँ पे राइज होता है और ये ड्रॉप होता है, तो माइनस। अच्छा, अब करंट की डायरेक्ट करंट की वैल्यू पूरे सर्किट में सेम होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट, राइट। तो पूरे सर्किट में कहीं भी करंट जो है उसकी वैल्यू आई होगी, करंट की वैल्यू हर जगह आई होगी। तो कहना है इसे ई माइनस आई आर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पी डी बिटवीन एक्स एंड वाई। ये एक्सप्रेशन है जिसकी मुझे एंड में इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। ई माइनस आई आर तो मुझे समझ में आता है, बट आई नीड टू ओनली गिव माई आंसर इन टर्म्स ऑफ E. So I need to eliminate this somehow or write this in terms of E to get the correct answer. अब हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, इस सर्किट के ऊपर हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना सबको आता है। अगर मैं सेल्स की डायरेक्शन देखूँ तो मैं इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज लूप बना सकता हूँ। इस पर अगर मैं किरचॉफ सेकंड लॉ बनाऊँ, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाऊँ तो उसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, वो होता है सम ऑफ ई एम एफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ पी डीज। यही होता है, यानी कि जितने भी राइज और जितने भी ड्रॉप्स आ रहे हैं उनको आपस में इक्वेट कर दें और सारे सारे ईएमएफ सेम डायरेक्शन में, ये वाला ई डी, ये वाला ई, ये वाला ई, ये वाला ई, सारे सेम डायरेक्शन में। तो ई प्लस ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ई हो जाएगा। हो जाएगा। ड्रॉप क्या है,
ये वाला भी आई इंटू आर है, ये वाला भी आई इंटू आर है, ये वाला भी आई इंटू आर है। सो सारे ड्रॉप्स कितने हैं? 3 इंटू आई आर। ऐसे ही है ना? समझ में आ रहा है सबको? अब क्लियरली यू कैन सी दैट दिस 3 एंड दिस 3 इज गेटिंग कैंसल्ड। ये हमारा 3 ई और, तो ई इज इक्वल्स टू ये वाला ई हमारा 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल्स टू आई आर आ गया। अब इससे मुझे एक बड़े मजे की बात पता चल रही है, क्योंकि मेरा आई आर जो है वो ई के बराबर है यहाँ पे। आई होप आई एम गोइंग द राइट वे और यहाँ पे गलत जवाब नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू चेक दिस। हाँ, ई आई के बराबर है। तो अब क्लियरली देखो, आई कैन मेक दैट सब्सटीट्यूशन, दिस आई आर कैन सिंपली बी रिप्लेस्ड बाई ई। कैन इट? हो सकता है रिप्लेस? रिप्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता? ये पूरा आई आर इस ई से रिप्लेस हो सकता है यहाँ पे रिप्लेस हो सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई माइनस ई? तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0। और यहाँ पे आ रहा है ए। और ये आपका जवाब। अब मैं आपको, बजाय से पहले कि दूसरे सवाल करूं, मैं इसी तरह के 2-3 और कर देता हूं जो डिफरेंट आए, इससे थोड़े से डिफरेंट। हम अभी कर लेते हैं ढूंढ के। उससे ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का जब भी सवाल आए तो बजाय इसके हम बिल्कुल होपलेस होकर छोड़ के चले जाएं, कर लेते हैं। ठीक है? ये वाली जो चीज़ है ना, अब हम आगे जाके भी अप्लाई करते हैं इसको मल्टीपल सवालों पे। अब आगे 2-3 सवाल इस तरह के पीछे भी आए हैं 2018-19 में, जहाँ पे ना ये सेल इनमें से एक दो उल्टे लगे हुए हैं। और फिर उन्होंने पीडी पे जिस तरह से पूछा है ना, अब यहाँ पे पूछा है पीडी बिटवीन एक्स एंड वाई, वहाँ पे वो पीडी जो है वो डिफरेंट तरीके से भी पूछते हैं। ठीक है, तो अभी हम जाके आगे चल के देखते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को। आई विल फाइंड देम राइट नाउ एंड आई विल डू देम राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह के सवाल। तो देर आर क्वेश्चंस दैट आई हैव मार्क्ड बट आई एम स्किपिंग देम, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू टू आइडेंटिकल क्वेश्चंस जो इस तरह के आए थे, बट उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस थी। तो आई एम गोना फाइंड देम एंड डू देम फर्स्ट। ओके, लेट्स फाइंड इट। देयर यू गो। सी, फ्रॉम 2017 अक्टूबर नवंबर, पेपर 1-3। अब यहाँ पे ज़रा रीड करो सवाल को, और अब देखते हैं कि मुझसे पहले कौन कर सकता है। आई एम गोना मेक अ पोल एज वेल सो यू गाइस कैन आल्सो गिव द आंसर। तरीका बिल्कुल वही होगा, वही मेथोडोलॉजी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आओ ज़रा रीड करें। आइडेंटिकल सेल्स हैं सारे, ई ई ई, आप देख सकते हो ई है, ई है, ई है। इनका ईएमएफ सबका ई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब माइट एज विल बी इंटरनल, माइट एज विल बी एक्सटर्नल, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, दैट्स नॉट द पॉइंट। सारे आर के वही एक्सटर्नल रेजिस्टर उस तरह लगे हुए हैं। वहाँ पे इंटरनल था, यहाँ पे एक्सटर्नल था, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है तो रेजिस्टेंस ही। अब वो बोल रहे पी और क्यू के बीच में पीडी निकाल दो। ठीक है, अब दोबारा से वो राइज ड्रॉप वाला सिनेरियो। लेकिन राइज और ड्रॉप जब तुम लिख रहे हो तो यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे नोटिस करो, ये वाला सेल ऐसे कनेक्टेड है, ये वाला सेल ऐसे कनेक्टेड है, और ये वाला सेल ऐसे कनेक्टेड है। ऐसे ही है, इसी तरह ही है। तो अब ज़रा नोटिस करो, अगर मैं इसमें पहले पूरे सर्किट के अराउंड मैं जाता हूँ क्लॉकवाइज। द रीज़न आई एम गोइंग क्लॉकवाइज इज बिकॉज 2 cells आर कनेक्टेड इन दैट डायरेक्शन, तो आई एम गोना मेक loop and I'm gonna apply second law, Kirchhoff second law around the loop। Kirchhoff second law जब मैं around the loop लगाता हूँ तो मुझे पता है कि sum of EMFs करना है और sum of PDs करना है। अब EMFs को अगर आप देखो तो ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, लेकिन ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा। सो E प्लस E माइनस E, मेक सेंस? PDs की अगर बात करो तो करंट तो यार सारे वही है ना। करंट की डायरेक्शन में यूं अज्यूम करूंगा अब। ठीक है, आई एम गोना अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट दिस वे, क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने अपना लूप ऐसे बनाया। दैट वुड बी आई आर प्लस आई आर प्लस आई आर, सो दैट्स अगेन 3 इंटू आई आर। ऐसा ही है। अब नोटिस करो यहाँ पे अब 3 ई नहीं आ रहा, यहाँ पे आज क्या आ रहा है 2 ई माइनस ई, सो दैट्स ई। और यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू आई आर। अब इसको यहाँ पे रोकते हैं, अब दूसरी साइड पे जाते हैं और हम वही बात करते हैं, राइज ड्रॉप वाली बात। अब उन्होंने हमसे आज पीडी मांग लिया है, अब यहाँ पे पीडी मांग लिया है पी और क्यू के बीच में। सो यू हैव टू थिंक अबाउट, जब आप पी से क्यू जा रहे हो तो यू हैव दिस राइज, थिंक ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ राइज। पोटेंशियल राइज करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है।
तो यू वुड अगेन राइट द पी डी between P and Q like this. E माइनस आई, कैपिटल आ रहा है यहाँ पे तो आई आर, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। आ रही बात समझ? अब लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है नहीं, बिकॉज आई कैन राइट आई आर ओवर हेयर। आई, देखो अगर मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ ई देना है तो कैन आई राइट आई आर को सब्जेक्ट बना सकता हूँ, ई अपॉन थ्री बन सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो दैट वुड बी ई माइनस ई अपॉन थ्री। व्हाट दैट गिव यू? I think that would give you 2 upon 3e if I'm not wrong, which should be C, जो कि 101 का बिल्कुल सही है। ठीक है जी, so that's how you will do it. There is another one like this. वो भी कर लेते हैं चलो, अब हम कर ही रहे हैं मुश्किल क्वेश्चन इस तरह के, मैं वो भी ढूंढ के करवा देता हूँ, ठीक है। लेट मी फाइंड दैट वन। फिर हम वापस जाएंगे नीचे। देखो मोस्टली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही ब्रिज वाले हैं, इस टाइप के हैं, टर्मिनल पीडी और पीडी वाले क्वेश्चन हैं, पीडी बिटवीन एनी टू रैंडम पॉइंट्स इन अ सर्किट लाइक दिस। तो ब्रिज वाले सवाल हैं, और पोटेंशियोमीटर्स वाले सवाल हैं, नल मेथड्स वाले, और इस टाइप के सवाल हैं, एक्सप्रेशंस वाले, दो दैट इज़ द रनिंग थीम। एसेंशियली ये मैंने अपने अपनी डिफिकल्टी लेवल को देख के फाइल मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क किए जो मुझसे पास्ट में नहीं सॉल्व हो रहे थे, मैं देखता हूँ और मुझे बेटा राइज और फॉल देख रहा हूँ सिर्फ कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पीडी वो मांग रहे हैं सिर्फ उसको देखो कि राइज और फॉल की बात करें। अब इस सवाल में वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है। सो राइज का मतलब है उसको ऐड करते हैं। सर द आंसर इज बी। आंसर बी नहीं है बेटा, आंसर सी है, मेरे पास मार्किंग स्कीम खुली हुई है सामने। किसका बोल रहे हो? इस वाले का? नहीं, 80 का बोल रहे हो? इसका आंसर बता रहे हो या पिछले वाले का बता रहे हो? पिछले वाले का तो 2/3 ही था। नहीं नहीं, ये सेम नहीं है, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है, अब इसको ज़रा समझना, गौर से पढ़ना। सवाल अब डिफरेंट है थोड़ा सा, टू थिंक अबाउट इट। अब वो कह रहे हैं आइडेंटिकल सेल्स हैं, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, सारे रेजिस्टर्स आर हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ द रेजिस्टर्स? सो लेट्स अज्यूम कि आपने इस रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। नाउ इट्स नॉट द क्वेश्चन कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसमें तो राइज और फॉल भी आ रहा था ना, या पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में, तो यहाँ पे फॉल और राइज दोनों आ रहा था। अब ऐसा नहीं है। अब सीन ये है कि अगर सिर्फ आर के अक्रॉस पीडी मांग रहे हैं तो आपको एसेंशियली जो दो पॉइंट्स मार्क करने, लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज ए एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज बी, दैट्स व्हाट यू आर फाइंडिंग द पीडी अक्रॉस। तो वो तो फिर सिर्फ फॉल है, वो तो राइज और फॉल नहीं है ना, वो तो सिर्फ फॉल है। तो अब यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा, बट आई विल डू दिस होल थिंग एंड देन चेक द मार्किंग स्कीम। पहले मैं मार्किंग स्कीम देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। अब वही बात, सबसे पहले अप्लाई करो। अगर आप सेल्स की डायरेक्शन देखो, ये यूं लगा हुआ है, ये यूं लगा हुआ है, और ये उल्टा लगा हुआ है, तो क्योंकि दो सेल ऐसे लगे हुए हैं तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मार्क। सेकेंड लॉ अप्लाई करूंगा, सो दैट वुड बी ई प्लस ई माइनस ई, और यहाँ पे तीनों आई आ रही हैं तो करंट तो सबका आई है, सो उसको मैं बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, 3 IR हो जाएगा। अब नोटिस करो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ई प्लस ई माइनस ई, खाली ई हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × IR हो जाएगा। अब सीन ये था वो राइज और फॉल वाली बात कि ए और बी के अक्रॉस जब आपसे पीडी मांग रहे हैं तो दिस इज जस्ट फॉल, नथिंग एल्स। तो इसके अक्रॉस जो पीडी है वो लिटरली कुछ भी नहीं है, सिंपली अब जो आपसे पीडी मांग रहे हैं, पीडी बिटवीन ए एंड बी मांग रहे हैं, तो इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई आर है, या -IR लिख दो, इट डजेंट रियली मैटर ना, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है, खाली आई आर। जब राइज और फॉल दोनों होता है तो राइज को आप पॉजिटिव और फॉल को नेगेटिव लिखते हैं, बट यू आर जस्ट राइटिंग आई आर। बट यू कैन सी आई आर को यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ तो वो E/3 बनता है, तो आई कैन राइट दिस एज E/3 विच शुड बी बी। आई होप कि ये सही होगा, बड़ी मेहनत करके मैंने समझे हैं सवाल। कहाँ चला गया? 80 का बी है, क्या बात है। ठीक है भाई, तो
अल्लाह का शुक्र है जी, ये वाला सवाल भी हमें समझ में आ गया। अब आई एम होपिंग कि इफ़ यू सी दिस इन योर एग्जाम, तो यू हैव एन एडवांटेज ओवर मैनी अदर स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं समझ आते। अब होपफुली आप इसको जल्दी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, यू शुड बी एबल टू डू इट इन 2 मिनट्स। ठीक है, लेट्स गो बैक डाउन, और हम जिस ऑर्डर में चल रहे थे वहीं से चलते हैं दोबारा, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी हैव वी डन टुडे, हैज एनीवन बीन काउंटिंग कि अभी तक हमने कितने सवाल कर लिए आज? एनी हाउ, अब हम रिवर्स ऑर्डर में आते जाते हैं। पोटेंशियोमीटर का सवाल है, आई एम होपिंग दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स जस्ट अ सिंपल पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन, बट मैंने फिर भी मार्क कर लिया कि मैंने बोला आपके पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको कर लो। आई एम होपिंग कि ये सीधा सीधा ही होगा। लेट्स सी। सो यू आर लुकिंग एट, एक मिनट रुकना ज़रा। राइट, सो व्हाट यू लुकिंग एट इज़ अ पावर सप्लाई 2 वोल्ट्स की, और वो पोटेंशियोमीटर आपको नज़र आ रहा है, ये पोटेंशियोमीटर है पी क्यू, सोलर सेल यहाँ लगा हुआ है, और ये सोलर सेल ही है, और ये गैल्वेनोमीटर है। अब वो कह रहे हैं जी पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर की है पूरी, जिसका पूरा रेजिस्टेंस 5 ओम्स है। ठीक है, मान लिया। सो पी से क्यू पूरा रेजिस्टेंस इस पूरी वायर का 5 ओम्स है, फाइन। पावर सप्लाई की ईएमएफ 2 है, सोलर सेल का ईएमएफ 5 मिली वोल्ट्स है, तो वही प्रॉब्लम आ जाता है। 5 मिली वोल्ट्स को हम गोना राइट दिस एज 0.005 वोल्ट्स, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल दिस इज कंपेयर टू द ऊपर ऊपर वाला सेल। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? ये पहले वाले सवाल की तरह ही जो आज हमने सबसे पहला सवाल किया था, कि यहाँ पे अगर ये रेजिस्टर ना होता, तो ये बैलेंस पॉइंट वुड हैव बीन वेरी क्लोज टू पी, सो लाइक दिस लेंथ वुड हैव बीन रियली स्मॉल, बिकॉज दिस इज टू स्मॉल कंपेयर टू दिस। सो बहुत, ये लेंथ बिल्कुल ही क्लोज टू जीरो आ रही होती, तो इसको प्रिसाइसली मेजर करना फिर मुश्किल है। प्रिसाइसली नहीं मेजर कर सकते आप। सो इफ यू वांट टू मेजर इट प्रिसाइसली, देन यू नीड दिस रेजिस्टर, ताकि ये फिर इस वाली वायर के अक्रॉस और इस वाली वायर के अक्रॉस पीडी शेयर हो, इस रजिस्टर और इस वायर के अक्रॉस पीडी शेयर हो टू में से, और इसको जो शेयर मिले वो 0.005 से थोड़ा सा बड़ा हो बस। सो दैट्स द आइडिया। द टोटल पीडी बिटवीन पी एंड क्यू शुड बी मोर लाइक डबल हो, या एसेंशियली लाइक 0.005 से थोड़ा सा बड़ा हो, 2 गुना बड़ा हो, 3 गुना बड़ा हो, या बस बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। What resistance R must be used so that galvanometer reads 0 when P is equals to 40? So अब essentially अब यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग्स के साथ हैं, तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये बात रियलाइज़ करनी है कि इसके बीच में जो PD आ रहा है वो 0.005 आ रहा है, जिसका मतलब है कि बाय एक्सटेंशन हम ये कह सकते हैं कि अगर 40 सेंटीमीटर के अक्रॉस पूरा पीडी जो है वो 0.005 आ रहा है, तो ये वाला पीडी कितना होगा? सो इफ 40 सेंटीमीटर मीन्स अ पीडी ऑफ 0.005 वोल्ट्स, देन 100 सेंटीमीटर्स वुड मीन अ पीडी ऑफ, सो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके बताओ जरा। 40 is to, लाइक इफ यू डू यूज द यूनिटरी मेथड, तो ये क्या हो जाएगा? मेरी शक्ल की वजह से शायद आपको नजर ना आ रहा हो। राइट, उसको नीचे पुल कर लेता हूँ, बताओ। सो यूनिटरी मेथड यूज करो तो रेशियो मेथड यूज करके ये क्या आता है? 100/40, राइट। सो आई एम होपिंग के ये आंसर आएगा 0.125। दैट मेक सेंस। अब अगर ये 0.125 है, तो इसके अक्रॉस पीडी अब आपको पता चल गया, इसके अक्रॉस पीडी क्या हुआ, इसका मतलब 2 में से 0.125 इसको मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? माइनस कर लो। सो दैट वुड बी, एक मिनट, 0.0125, आई एम सॉरी। तो ये हो जाएगा 1.9875 वोल्ट्स। अब आपको इसके क्रॉस पीडी पता चल गया। अब आपको इन दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। इन दोनों का वोल्टेज आप कंपेयर कर चुके हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस अब आपने कंपेयर करना है। इस वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अब आपको पता है ना कि जो आप मेथड यूज करते हो, पोटेंशियल पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला ये है कि इफ यू नो द वोल्टेजेस, इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस बिटवीन टू components in series should be equal to the ratio of their resistances.
सो आई लेट्स से आई कॉल दिस R1, लेट्स से मैं इसको R1 बोलता हूँ और इसको R2 बोलता हूँ वायर पी क्यू को। तो R1/R2 इज इक्वल टू V1/V2, दैट इज हाउ वी गो अबाउट इट। अब हमारा R1 क्या है? R1 ये है जिसको मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। R2 मुझे पता है 5 है। अच्छा V1 यानी कि R के अक्रॉस जो PD है वो कितना है? 1.9875, जबकि इसके अक्रॉस कितना? 0.0125। और ये 5 है, याद रखो, ऐसे नहीं लिखा हुआ। सो R1 या R कह लो, इसकी वैल्यू क्या आती है? तो 1.9875 डिवाइडेड बाई 0.0125 मल्टीप्लाई बाई 5, 795 आ रहा है मेरे पास आंसर। अगेन आई एम नेवर श्योर कि इफ़ आई हैव डन इट करेक्टली और नॉट, बट ऑप्शंस में है तो ये सब इनकरेजिंग बात है। 137 को जाके हम चेक कर लेते हैं। 137 का आंसर सी है, जो कि सही है। गुड, शुक्र है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारे पास। ऑल राइट, लेट्स कीप गोइंग। लेट्स सी इफ यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब इस टाइप का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? इस टाइप का हमने ऑलरेडी देख लिया, तो मैंने दोबारा नहीं मार्क किया, बट दिस वाज द एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है। ये ब्रिज वाला ही सवाल है। लेट्स डू दिस। अच्छा, ये देखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट है स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय दिस। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल नल मेथड वाला ही सवाल है, जस्ट प्रीटी ओके। अगर इसकी रीडिंग ज़ीरो है तो बस ये वाला पीडी और ये वाला पीडी बराबर होगा, मतलब ये 2 वोल्ट्स के बराबर होगा। इट्स ऑल दैट इज ओके। ये मुझसे पास्ट में नहीं हुआ था, सो दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मेरे लिए भी आज मैंने इसको सीखा है, प्रॉपर तरीके से समझा है। अब इंशाल्लाह ये मैं आपको सही से करवा सकूँगा। ठीक है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। इस तरह का आगे एक और भी है। सो 2 सेल्स हैं, एक सेल 1 है और एक सेल 2 है। एक का EMF E1 है, एक का EMF E2 है। एक का रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक का R2 है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R है। यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है, पूरा सीरीज सर्किट, तो करंट तो सब में I ही फ्लो करेगा, राइट? करंट को I मार्क कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात को अभी हाईलाइट कर लो, इसकी इंपॉर्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 इज जीरो। इसका टर्मिनल PD जीरो है। व्हाट डज दैट मीन? विल कम बैक टू इट। आर की इसकी एक्सप्रेशन बनानी है, और नोटिस करो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ई, यानी कि इन टर्म्स ऑफ EMF, और इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब पहला तो आपका इंस्टिंक्ट इस टाइप का क्वेश्चन देख के क्या होना चाहिए? लाइक व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप ऑल द टाइम? एनी टाइम यू सी ट्रिकी क्वेश्चन लाइक दिस, you know the first step is to apply Kirchhoff's second law. That is the first step. ऐसे ही है, पहला इंस्टिंक्ट आपका यही होना चाहिए, कुछ भी और नहीं आपने करना। तो यू जस्ट मेक दिस लूप। लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड के हो क्या रहा है। तो अगर मैं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करूं अराउंड द लूप, एंड लकीली देयर इज ओनली वन लूप, तो जब हम इस लूप पे अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि E1 प्लस E2 ये है। दिस इज दो द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन बेसिकली लीव, अगर आपको बहुत दिमाग ख़राब हो रहा हो या इस तरह का कोई नया सवाल आ जाए, बट होपफुली। ये हो गया हमारे सम ऑफ EMFs। सम ऑफ PDs क्या होते हैं जी? वो होते हैं ये 3 PD। करंट सब में आई पास करेगा बाय द वे। तो ये वाला PD, ये वाला PD और ये वाला PD, ये ड्रॉप, 3 ड्रॉप्स हैं। तो हमारे पास I × R1 है, I × R2 है, ये वाले दोनों मैंने कर लिए, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और I × R, राइट? सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ अराउंड दिस लूप। ये समझ में आ गई? अब जरा आर को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो। अगर तुम आर को सब्जेक्ट बना भी ले तो यहाँ पे बना लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तुम बनाते हो बैठ के, तो आई कहाँ जाएगा? यहाँ पे तो आई है ही नहीं। इन किसी ऑप्शंस में आपको आई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो यू नीड टू एलिमिनेट आई समहाउ ऑल्सो। हाँ, तो आई को किसी तरह गायब करना है अब यहाँ पे। लेकिन आपको जो हिंट दी हुई है उसको तो समझो। हिंट तो ये दी हुई है ना, अब इसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, उसके लिए पहले आपको टर्मिनल पीडी का मतलब समझना है। और टर्मिनल पीडी अक्रॉस अ सर्टेन सेल, सेल 1 के अक्रॉस पीडी जो जीरो है, जिसका मतलब है वो कहना ये चाह रहे हैं, एसेंशियली वो ये कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना पूरा, ये, यानी कि आप इस तरह अगर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करें,
तो ये जो पूरा पीडी है ये जीरो है, टर्मिनल पीडी जीरो है। अब किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो हम ईएमएफ की एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जरा मुझे बताओ। किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन क्या होती है? मतलब अगर मैं लिखता हूँ टर्मिनल पीडी ऑफ सेल वन, so if I want to write this expression down, how would I write it? I would write terminal pd equals emf, जो कि E1 है, माइनस टर्मिनल पीडी क्या होता है, माइनस लॉस्ट वोल्ट्स। लॉस्ट वोल्ट्स क्या होते हैं? ये जो हमारे पास है ना, ये बैड बॉय, ये लॉस्ट वोल्ट्स। यहाँ पे हमारा काम अब इसके बारे में सारी समझनी है हमने। इसके अक्रॉस जो पीडी है, लॉस्ट वोल्ट्स, ये जो लॉस्ट वोल्ट्स हैं यहाँ पे माइनस होंगे। और अब सारी बात जरा समझना, किसी भी सेल का टर्मिनल पीडी जीरो क्यों होगा? यानी कि अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सर्किट बना के दूं, अब जरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक सिंपल सर्किट बना के देता हूं। अब हुआ ये कि भाई इस सेल का टर्मिनल पीडी क्या हो गया, जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है जीरो, जरा बताओ, एक्सप्लेन करो। व्हाट कुड बी द रीजन कि इसका टर्मिनल पीडी क्यों जीरो आएगा? इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन ये बनाओगे ना टर्मिनल पीडी की, टर्मिनल पीडी इज ई माइनस आई इंटू आर इफ दिस इज आई। सो लाइक व्हाई वुड दिस बी जीरो? प्रॉब्लम क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और सेल के जो सारे वोल्ट्स हैं वो लॉस्ट वोल्ट्स में ज़ाया हो गए। तो ये इसीलिए हम इसको बैड बॉय बोल रहे थे यहाँ पे। इसकी वजह से सारे के सारे वोल्टेज हमारे ज़ाया हो गए इस सेल के। यानी कि इसका जो इस, अब बात क्या समझनी थी यहाँ से, बात क्या निकली? बात यहाँ से ये निकली, सो अगर आप कहते हैं कि ये ज़ीरो है तो दैट बेसिकली मीन्स ई माइनस आई आर, विच बेसिकली मीन्स कि ई इज इक्वल्स टू आई आर। यानी कि सेल के लॉस्ट वोल्ट्स और सेल का ईएमएफ बराबर है, और टर्मिनल पीडी कुछ मिल ही नहीं रहा, बाहर बाहर वाले सर्किट को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यही बात यहाँ पे भी है। बात ये समझ में आई कि अगर ये ज़ीरो है, इफ दिस इज ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये है E1, और इसको कैसे लिखते हैं, माइनस आई इंटू, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन आई इंटू R1। पता ये चला कि ई तो आई इंटू R1 के बराबर है। ये बात असल में हमने यहाँ से निकाली है। दिस इज द की, दिस इज नॉट द आंसर येट, बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई। ये वाला जो पार्ट है वो ई से रिप्लेस हो जाएगा रिप्लेस, E1 से, सॉरी, E1 से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो होपफुली सॉल्व हो सकता है। आई एम स्टिल फीलिंग अ लिटिल स्टक बिकॉज वी स्टिल नीड टू एलिमिनेट आई समहाउ, तो इंशाल्लाह यहाँ से हो जाएगा। In fact, what I am going to do is, I am not going to replace this with E1. What I am going to do is, in fact मैं ये भी करूँगा कि इसको E1 से रिप्लेस कर दूंगा। मैं दो सब्सटीट्यूशंस एट द सेम टाइम इसलिए करूँ ताकि थोड़ा टाइम बचे, वरना वो एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। द रियल वे टू एलिमिनेट एनी वेरिएबल इज टू मेक दिस आई द सब्जेक्ट ओवर हेयर, एंड देन वो वही चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बस यही काम करना है यहाँ पे, और फिर थोड़ी बहुत एक इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें पेज ज़रा अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट एसेंशियली वी हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वर्किंग आउट द एक्सप्रेशन। सो इफ आई मेक दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आई को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये बनता है E1/R1। ये हमें की मिल गई है। आई को रिप्लेस करना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो आई को रिप्लेस करने के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल गई है। अब हम अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। सो कोशिश करते हैं अब कि ये सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर लेट से हम कहीं फंसते हैं बीच में, तो हम ज़रा नीचे, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। मुझे लग ये रहा है कि जगह लगेगी इसको ज़रा सॉल्व करने में। तो इफ़ आई कम बैक नाउ हेयर, व्हाट आई सी इज़ के यहाँ पे है E1, यहाँ पे है E2, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा E1/R1 इंटू R1। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको तो छोड़ दो।
यहाँ पे आता है E1/R1 × R2, और यहाँ पे आता है E1/R1 × फॉलोइंग मी? सब मुझे फॉलो कर रहे हैं? सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है? कोई गुम तो नहीं हो गया? गोल क्या है? आर को सब्जेक्ट बनाना है इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले तो जो चीज़ें उधर लेके जा सकते हैं लेके जाते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। मुझे एक चीज़ जो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है वो पहले ही, कि ये वाला E1 और ये वाला E1 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ खाली E1 ही बचा था और यहाँ पे भी E1 पॉजिटिव है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो जान छोड़ो इससे अपनी। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे E2, ये वाला, और इसको उठा के उधर लेके जाएंगे। सो दैट वुड बी -E1/R1 × R2, और यहाँ पे अभी E1/R1 × R लिखा हुआ है। ठीक है बस। अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को नीचे लेके जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ मुझसे ज़्यादा तेज़ हों, इसको जल्दी से फिगर आउट कर लें, बट मुझे तो आराम से टाइम लगेगा इसको करने में। सो लेट्स कंटिन्यू ओवर हियर एंड फिगर दिस आउट। आर को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब ये वाला आर इधर जाके पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा R1, और ये वाला उधर जाके डिवाइड होगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले R1 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इफ़ आई डू दिस, सो ये जब R उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इस R को मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो ये हो जाएगा E2 × R1 माइनस E1/R1 × R2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला R1, यहाँ पे आके भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इससे भी जाके मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी जाके मल्टीप्लाई हुआ। अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है एक चीज़, ये वाला R1 इसके साथ कैंसिल हो रहा है। अच्छा, उधर जो है वो एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, इसके साथ E1 अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये है E1 × R1, अभी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं बना R खाली, और ये हमारे पास कैंसिल हो गया था। लेट्स कीप गोइंग। अब R को सब्जेक्ट बनाना है अगर, तो E1 उधर जाकर डिवाइड करना पड़ेगा। तो E2 × R1 अपॉन E1 माइनस E1 × R2 अपॉन E1, ये हो गया। अब इसमें ये वाला E1 जो है ना, इस वाले E1 से कैंसिल आउट हो रहा है। वेरी गुड, बेहतरीन, चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। लेट्स सी। सो इफ़ यू गेट E1 को अगर अब मैं बनाऊं कॉमन डिनोमिनेटर, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि ये कॉमन डिनोमिनेटर सारे आप देख सकते हो, तो अपने ऑप्शंस को देख लोगे ना अगर सॉल्व करते हुए, तो यू विल हैव अ जनरल आइडिया ऑफ इन विच डायरेक्शन यू वांट टू गो। बट एनी हाउ, E1 को जब मैं वैसा बनाऊंगा तो ये तो एज इट इज रहेगी फ्रैक्शन E2 × R1, और ये वाली हो जाएगी E1 × R2, क्योंकि ये खाली R2 था और ये डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव एंडेड अप विथ E2 R1 माइनस E1 R2 अपॉन E1। डू वी हैव एन ऑप्शन? नीचे E1 है ना, तो दैट सीम्स लाइक ए। लेट्स चेक इफ दिस इज करेक्ट। अब ये वो सवाल है, मतलब समझा समझू के भी एंड में कितना ही जल्दी कर लिया हमने। ए आंसर सही आया, बट दिस इज लाइक ऑनेस्टली इफ यू जस्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करें। अगेन जस्ट लीव इट, गो अहेड, एंड अल्लाह से दुआ करने का आपके पास 5-7 मिनट बच जाए, तो आपके पास इवेंचुअली हो ही जाएगा। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। एनी हाउ, सो दैट वाज दिस क्वेश्चन। अब चलते रहते हैं। आज हमने कितने सवाल कर लिए? इज एनीवन काउंटिंग? अक्टूबर नवंबर के ही हो पाएंगे मोस्टली। अब मुझे नहीं पता, मैंने मार्क तो 50 से ज़्यादा कर लिए थे जज्बात में आके। बट अब ये क्लास कब से चल रही है, कोई बता सकता है? 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। बट ये है कि क्योंकि सवाल सॉल्व हो रहे हैं और समझ लिए, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। लेट्स सी कब तक हम कर सकते हैं। एनी हाउ, इन द सर्किट ऑल रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, सो सबकी वैल्यू आर, सबकी वैल्यू आर, या 10 ले लो या 100 ले लो, कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर। ऑल द एमीटर्स हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। A1 की रीडिंग 0.6 है, ठीक है।
व्हाट आर द रीडिंग्स ऑन द अदर एमीटर? सो व्हाट यू बीन टोल्ड इज कि इसकी रीडिंग 0.6 है। अच्छा, यू हैव नॉट बीन टोल्ड कि करंट यहाँ से यूं पास कर रहा है या यूं पास कर रहा है, बट कॉमन सेंस, एक ही सेल है, यहाँ से करंट यूं जाएगा, यहाँ से यूं जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ से करंट यूं जाएगा, तो आई एम गोना मार्क दिस करंट एज 0.6 एम्पेयर्स। ये मैंने यूज़ कर ली इन्फो। अब आगे चलेंगे और A2, A3 और A4 की हम निकालेंगे। It doesn't have to be that complicated if you think about this circuit and if you redraw it in your head. तो ये वो ब्रांच है जिसमें सेल लगा हुआ है, और फिर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। आर यू थिंकिंग अबाउट इट दिस वे? आई मीन, आई थिंक आई एम करेक्ट। मैंने इसको शायद दूसरे तरीकों से भी पहले करवाया हो, बट व्हाट आई एम रियली सीइंग ओवर हियर इज कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो पहली वाली ब्रांच है, एक मिनट रुको, ये सेल वाली ब्रांच है, ये दो रेजिस्टर्स वाली ब्रांच है, ये एक रेजिस्टर वाली एक ब्रांच है, और एक और ब्रांच है जिसमें वही तीन रेजिस्टर लगे हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है। सो व्हाट आई एम सीइंग इज कि हमें एक तो करंट पता है, यहाँ पे इन्होंने बताया है ये वाला जो करंट है ना, वो ये वाली ब्रांच का, तो ये बताया इन्होंने 0.6। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि तीनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो इसका मतलब है कि जो पी डी इसका क्रॉस है वही पी डी इसका क्रॉस भी है। अब इफ़ यू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच कंपेयर टू दिस ब्रांच, तो ये हाफ है, रेजिस्टेंस हाफ है, तो करंट डबल यानी कि 1.2 एम्पेयर होना चाहिए यहाँ पे, राइट? सो हम मान लेते हैं कि यहाँ 1.2 एम्पेयर जा रहा है। ठीक है। वी विल चेक दिस आउट विद किरचॉफ फर्स्ट लॉ एज, एंड में किरचॉफ फर्स्ट लॉ से इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, बट होपफुली ये सही होगा। और ये वाली ब्रांच जो है, इसको लेट्स से अब इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे भी कंपेयर कर सकते हो, 2/3 या 3/2 का रेशियो, बट इससे कंपेयर करना ज़्यादा आसान है, 1/3 का रेशियो। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 3 गुना इससे कम, यानी कि 0.4 एम्पेयर हो जाएगा। 1.2 को 3 से डिवाइड करो, 0.4 आता है। एंड देन यहाँ पे जो टोटल करंट आना चाहिए वो 0.6 और 0.4 कितना होता है, 1, और 1 और 1.2 होता है 2.2। तो A4 की जो वैल्यू हमने बताई वो 0.4 बताई, और इसकी वैल्यू जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं 2.2। अब लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट, इफ दिस चेक्स आउट बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ से आई थिंक ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है। 2.2 यहाँ पे आया, यहाँ यहाँ और यहाँ स्प्लिट हुआ, ये तीनों ऐड अप होकर इसके बराबर आते हैं, बट ऑल्सो ये दोनों बस सही है। किरचॉफ वेरीफाई करता है इस बात को, और हमारे पास ऑप्शन में इस तरह का जवाब भी है। सो आई एम थिंकिंग डी, विदाउट लाइक वरिंग अबाउट दिस टू मच। एग्जाम के टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने ऑप्शन को अब देख लेता हूँ अल्लाह का नाम लेके, तो 118 का डी है और बिल्कुल सही है। सो दैट वाज अ करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही हमने सर्किट को देखा कि ये जो थी ये मेन ब्रांच थी, और फिर ये तीन ब्रांचेस जो थी, इट वाज जस्ट अबाउट टू रेजिस्टर्स, वन रेजिस्टर, थ्री रेजिस्टर, सो कंपेयरिंग द करंट्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल में थी, राइट? चलो जी। और कितने सवाल हम कर सकते हैं? ओके, ब्रिज। अच्छा, अब ये सवाल ना ब्रिज है, लेकिन इसमें दो ब्रिजेस बने हुए हैं। तो यूजुअली यू वॉन्ट फाइंड दिस ब्रांच एंड इट्स लाइक अ सिंगल ब्रिज, और चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन डबल ब्रिज और सिंगल ब्रिज पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फिर भी सेम ही अप्लाई होता है। हाँ, अगर सेल सेम साइज का हो तो चीज़ें ज़रा आसान हो जाती हैं, लेकिन सेल अगर डिफरेंट साइजेस के हों तो चीज़ें थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ज़रा गौर से समझना, देखना। देखो, कह रहे हैं एमीटर रीडिंग में जीरो है। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, इसके बीच में यूजुअली यही ब्रिज होता है, और यहाँ पे एमीटर या वोल्टमीटर लगा होता है। लेकिन अब दो ब्रिज लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। लेकिन अब दो ब्रिज भी लगे ना, उसका कॉन्सेप्ट पहले ब्रिज वाला ही है, क्योंकि बात को समझना क्या है, समझना ये है भाई, सीधी सी बात ये है कि नोटिस करो कि अगर वो कहते हैं कि इसकी रीडिंग ज़ीरो है, तो आपको ये फिर लाजमी हो गया कि यहाँ पे भी करंट ज़ीरो ही होगा। कैसे? थिंक अबाउट इट दिस वे, थिंक अबाउट इट दिस वे। इमेजिन करो कि यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है,
अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लो कि 1 एम्पेयर का करंट है, अभी ऐसे ही मान लेते हैं। द वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, यहां से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। अब अगर मैं कह देता हूं कि यहां से करंट यूं फ्लो कर रहा है, लेट्स अज्यूम कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाई दिस ब्रांच शुड आल्सो हैव अ जीरो करंट। तो आई वांट टू प्रूव इट टू यू। लेट्स अज्यूम कि यहां से 0.2 एम्पेयर का करंट इधर जा रहा है, मान लेते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो 1.2 एम्पेयर होगा, और यहां पे तो पहले ही जीरो है, ये तो उन्होंने ही बता दिया आपको। तो यहां पे 1.2 होगा और यहाँ पे 1.2 होगा। डू यू सी द प्रॉब्लम विद दिस? Do you recognize what the problem is? How can you have 1 ampere over here and in the same branch, how can you have 1.2 ampere? You cannot have that, right? और यही बात आप इस पे भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं। या इसको आप चलो करंट की वैल्यू यहाँ लिख लो, 0.2 इधर निकाल लेते हैं, तो फिर ये 0.8 करना पड़ता आपको। अगेन दैट्स नॉट पॉसिबल। सो डू यू अंडरस्टैंड? इवन इफ यू हैव अ डबल ब्रिज, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई। कॉन्सेप्ट वही है जो डबल ब्रिज और सिंगल ब्रिज का है। तो इसका मतलब है ये वाला करंट भी जीरो होगा, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है। वही बात जो सिंगल ब्रिज के ऊपर हम अप्लाई करते थे, तो घूम फिर के हम वहीं आ गए। बात अब वही अप्लाई करनी है जो शुरू में भी करते रहते हैं। तो इवन दो द क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू रियलाइज फर्स्ट कि अगर ये करंट जीरो है तो ये भी जीरो होगा। ठीक है? अगेन ये दिमाग घुमाने वाले सवाल हैं बहुत सारे, बट व्हाट यू हैव टू रियलाइज कि इफ दिस इज जीरो, दिस मस्ट बी जीरो, एंड दैट मीन्स कि ये वाला पोटेंशियल, पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल, PD between A and B must be zero. So पॉइंट ए और बी पे जो पोटेंशियल निकालेंगे वो इक्वल आएगा। अभी मैंने PD लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियल निकालना है। हाँ वो फिर हर पॉइंट पे ही इनका पोटेंशियल इक्वल आएगा ना बेटा, आप जितने मर्जी ब्रिज डाल लो, जीरो करंट ही होगा सबके बीच में। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या होने लगा। अब ए और बी पे पोटेंशियल निकालना है। यहां पे आर की वैल्यू आपको चाहिए, राइट? यू नीड द वैल्यू ऑफ आर। बट फर्स्ट पहले ये तो फिगर आउट करो कि ए पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, राइट? ए पे पोटेंशियल की वैल्यू फिगर आउट करते हैं। सो हाउ डू यू डू दैट? यू जस्ट नीड टू अप्लाई पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला ओवर हेयर। सो अगर मैं इसके अक्रॉस पीडी निकालूं, इसके अक्रॉस पीडी निकालूं, अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यू वुड से कि सर अब यहाँ पे सीधा सीधा ये अप्लाई कर देना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब there is this formula that we kind of use sometimes, R1 upon R2 is equals to R3 upon R4। ये यहाँ पे क्यों नहीं काम करेगा? The reason this would not work is because ये दोनों जो सेल्स है ना, इनके वोल्टेजेस बराबर नहीं है। अगर ये दोनों 12 के होते हैं, दोनों 24 के होते, तो फिर रेशियो के थ्रू ये काम हो जाता, दैट वुड हैव वर्कड। बट ओनली प्रॉब्लम इज, या तो ये दोनों ब्रांचेस सेम ही सेल से कनेक्टेड होती, सो इमेजिन करो ये एग्जिस्ट नहीं करती और ये दोनों ब्रांचेस इस तरह से कनेक्टेड है एक ही सेल से। तो फिर इसका क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बराबर होना चाहिए, इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होना चाहिए, देन दिस वुड वर्क। बट राइट नाउ सिंस दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेल्स, दिस वुड नॉट वर्क। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पोटेंशियल, राइट? ये जो V1 है ये हम निकाल लेते हैं। तो V1 जब निकालने जाओगे बेटा, तो ऑल यू गोना डू इज 50 अपॉन 50 प्लस 100। ये मेंटली हो सकता है, यू नो, एवरी वन नोज कि ये मेंटली आप कर सकते हैं। ये 4 वोल्ट्स आएगा, राइट? ये 4 वोल्ट्स आएगा, यू अंडरस्टैंड दिस, ये 4 वोल्ट्स आएगा। तो अगर ये है +12 एंड यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज 8 वोल्ट्स, देन दिस वुड बी +8 एंड दिस वुड बी 0। मेक सेंस? आ रही समझ? बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? अब हम ये बात समझ गए हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि दिस शुड ऑल्सो भी +8, बट यहाँ पे तो 24 है ना, यहाँ तो 24 है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अब पता चल गया इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए। हमें पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब होना चाहिए 16 वोल्ट्स।
अब अगेन दिस कुड बी डन मेंटली, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये 16 है तो ऑब्वियसली देन दिस वुड बी 24 में से 16 निकालती है तो दिस वुड बी 8 वोल्ट्स। तो ये 2:1 का रेशियो है, तो ये भी 2:1, ये इसका रेशियो भी 2:1 का होगा। तो इफ दिस इज 200 दिस कुड बी 400, यू कैन गेट योर आंसर दैट वे। So you can get your answer that way, but again मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। So the way you would do it is, if you know that this must be 16, तो you'll write 16 is equals to R upon R plus 200 multiply by 24, and then in the end when you solve for R you should get 400 ohms, which is what we wanted। 113 का सी हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत कम अटेंडेंस है आज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज सब लोग आ जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के टफेस्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और मैंने आज तो क्लास के टाइमिंग में भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं हुआ, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि 9 बजे के बाद होगी। एनी हाउ, होपफुली रिकॉर्डिंग से लोग कवर कर लेंगे, बट दीज आर लाइक रियली टफ क्वेश्चंस, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगेन मैंने मार्क जो किए हैं क्वेश्चन वैसे कहीं ज़्यादा हैं, सो अभी तो हम कहीं भी नहीं पहुँचे। मैं लिटरली हैव डन क्वेश्चंस बिटवीन अक्टूबर नवंबर 2022 एंड अक्टूबर नवंबर 2018, बट जनरली इसी नेचर के सवाल हैं ज़्यादातर जो मैंने मार्क किए हैं, पोटेंशियोमीटर्स, ब्रिजेस, डबल ब्रिजेस और इस टाइप के पीडीज के एक्सप्रेशन और टर्मिनल पीडीज के एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये भी एक सवाल है। अच्छा, अब मैंने वो करना है वो वाला भी नीचे, बट लेट्स जस्ट डू दिस वन एज वेल। ये भी पहले मुझसे नहीं हो पाया था आई बिलीव, 100 में पहले कर रहा हूँ। इस टाइप का सवाल पीछे हम पहले करके आए हैं। अब इस सवाल के अंदर अल्फाज डिफरेंट इस्तेमाल हुए हैं, बट द क्वेश्चन हैज़ टू बी डन द सेम वे। सो सी व्हाट यू हैव इज, दोनों सेल्स का ईएमएफ ई ही है। सेल्स अब E1 E2 नहीं है, रेजिस्टेंस इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, एक्सटर्नल रेजिस्टर R है। और कह रहे रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर इज जीरो, बट दैट बेसिकली मीन्स कि दिस इज योर सेल 1 एंड दिस इज योर सेल 2, तो हम कह रहे हैं टर्मिनल पीडी सेल 1 जीरो, दैट्स द मेन पॉइंट। तो इफ यू गो विद दैट, आपको पता है टर्मिनल पीडी सेल 1 का जो होगा वो होगा उसका ईएमएफ। अब E1 नहीं लिखना है, अब खाली ई लिखना है, माइनस ये वाले लॉस्ट वर्ड्स, राइट। अब आपको पता है कि ये जीरो है, इसको आप ई लिख रहे हैं, और पूरे सर्किट में करंट तो सिंपली आई होगा, आई इंटू R1। तो ई इज इक्वल्स टू IR1 हो गया। ठीक है, अब जो दूसरी काम है वो ये है कि आपने पूरे सर्किट पे किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो दैट वुड बी सम ऑफ ईएमएफ्स जो कि 2E है यहाँ पे, और सम ऑफ पीडीज जो है वो करंट आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू आर। दोबारा से रेजिस्टेंस ऑफ आर ही निकालना है मुझे, दैट इज द गोल। तो आर को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन इस बार ना तो सिर्फ आई को एलिमिनेट करना है, ई को भी एलिमिनेट करना है। अब इसके अंदर नोटिस करो हम किस तरह कर सकते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि एक तो मैं ये जो 2E है इसको सिंपली 2 इंटू IR1 से रिप्लेस कर दूं, बड़ा अच्छा हो जाएगा ये केस। आई थिंक ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये जो 2E है, क्योंकि E जो है वो IR1 के बराबर है, तो 2E 2 IR1 के बराबर होगा। यानी कि असेंशली E को अगर मैं IR1 से रिप्लेस करूं तो वुडंट दिस बिकम 2 इंटू IR1 फ्रॉम हियर, एंड दिस विल बी IR1 प्लस IR2। अच्छा मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोना टेक दिस कॉमन। ये वाला आई मैं कॉमन लेने लगा हूँ, आई कॉमन लेने से आई कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, है ना। ये वाला आई और ये वाला आई कैंसिल हो जाएगा। अब आर को सब्जेक्ट बनाना आई थिंक काफ़ी आसान है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस शुड वर्क। हैव वी गॉट दिस राइट? लेट्स सी।
नीचे चल के काम करते हैं। सो 2R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R, तो R आ जाएगा 2R1 - R1 कितना हो जाएगा R1, और R2 जो है वो उधर जाके -R2 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ रही है। इज दैट करेक्ट? 100 का, 100 का बी करेक्ट। गुड। अच्छा, मैं तो अब थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, सवाल तो मैंने मार्क किए हैं, लेकिन बस अब मेरा और दिल नहीं कर रहा करवाने का। ठीक है, so this is, I think, it for today. How many questions did we do today? किसी ने काउंट किया हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव वी डन टुडे? अगर हमने 20-25 भी कर लिए तो चलो यार, बहुत है। इवन दैट्स गुड प्रैक्टिस। क्वेश्चन कैलकुलेट कर, चलो हम काउंट करके देखते हैं हमने कितने क्वेश्चंस किए। 1 मिनट रुको, लेट्स स्क्रॉल एंड कैलकुलेट। वी डिड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और कहाँ चले गए सारे सवाल? 10, 11, 12, 13, नहीं ये नहीं किया, इतनी देर में इतने से सवाल हैं। 13, 14, लिटरली बस 14 सवाल है, और हम 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है सर। सर टॉपिकल से चेक करेंगे ईयरलीज आखिरी के 3 दिनों में। बेटा टॉपिकल्स करें, जो मुश्किल सवाल आपको लगते हैं। ईयरलीज आपने अब जितने करने थे 2024 के, 23 के, 22 के, हम अज्यूमिंग के आप लोग सब पहले से कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो 24 से लेके 21 तक के तो आप कर लें ईयरलीज। उसके बाद आपके जो टॉपिक्स वीक हैं आप उनके ऊपर वर्क करें, ठीक है। सो दैट वाज टुडेज क्लास। मेरी कोशिश, मैंने सवाल मार्क किए मैं 50 से भी ज़्यादा, बट दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू टुडे। सो अगली क्लास में मैं ट्राई करूँगा काइनेमेटिक्स डायनामिक्स का इसी तरह कुछ कर लूँ। ठीक है, फाइंड द टफेस्ट क्वेश्चंस। यूजली सिर्फ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते, और काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के मिला के सवाल होते हैं जो टफ होते हैं। बट वील सी, जो भी सिचुएशन है मैं आपको बता दूंगा। प्रॉब्ली हैव 1 और 2 मोर क्लासेस बिफोर योर पेपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैठ के लाइन से चीज़ें नहीं करवा रहे हम, आपके ऊपर ज़्यादा होने से कि आप कितनी खुद से प्रैक्टिस करते हो। बट द रेस्ट ऑफ द ईयरलीज आर ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई माइट हैव बीन अनएबल टू सॉल्व, बट वो हेयर एंड देयर को 1-2 होंगे। रेस्ट यू हैव ऑल द मटेरियल दैट यू नीड, तो प्रैक्टिस करो। प्रॉब्ली 1 या 2 क्लासेस और हो जाएंगी हमारी, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स से रिलेटेड, एक वेव सुपरपोजिशन से रिलेटेड, एंड दैट वुड बी इट। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।